तो हम अब बात करेंगे प्लानिंग की, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक दी यहाँ पे मेन नीति आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन होता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो है प्लानिंग के रिलेटेड वो हम क्वेश्चन देखेंगे। बिकॉज हम इकोनॉमी को पूरे कवर करने की बात कर रहे हैं यार, तो हम हर टॉपिक को देखेंगे, है ना, हर चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लानिंग के अंदर कंसिडर द बेसिक फीचर ऑफ इम्पेरेटिव प्लानिंग। हमको बात इसी करनी है इम्पेरेटिव प्लानिंग, बिकॉज आप समझना यार, आप इकोनॉमिक्स को स्लाइड्स पे देखते जाओ, पीपीटी पे देखते जाओगे तो आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी नहीं, बस ऐसा लगेगा कि हाँ हमने टीवी से देख दिया, बस चीज़ें है ना, दिमाग में जाएगी नहीं चीज़ें। तो दिमाग में जाने के लिए आपको एमसीक्यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम कर रहे हैं यार। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है? इम्पेरेटिव प्लानिंग, उसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताना है। न्यूमेरिकली डिवाइड क्वालिटेटिव टारगेट्स। देखो भाई, ये न्यूमेरिकल टारगेट्स होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल डिवाइड नहीं होंगे। दिस आर नॉट क्वालिटेटिव टारगेट्स बट क्वांटिटेटिव टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 5 लाख टन स्टील बनाना है, 2 लाख टन स्टील बनाना है, हमारा नेशनल हाईवे 10 किलोमीटर बनाना है, 1000 किलोमीटर बनाना है, 10,000 किलोमीटर बनाना है, तो ये सब न्यूमेरिकली डिवाइड क्वालिटेटिव टारगेट्स नहीं होते। इम्पेरेटिव प्लानिंग जो होती है वहाँ पे क्वान्टिटेटिव टारगेट्स होते हैं और न्यूमेरिकल टारगेट्स। ओनरशिप राइट्स ऑफ रिसोर्स आर असाइंड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भाई, यहाँ पे जो ओनरशिप राइट्स होते हैं, है ना, एज मच एज पॉसिबल यहाँ पे किसके द्वारा असाइंड होते हैं? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो रोल फॉर द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है यार, कोई भी प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता, बिकॉज डिसीजन जो होते हैं इज टेकन इन द सेंट्रलाइज वे ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी टू सप्लीमेंट स्टेट इंटरवेंशन। देखो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता इम्पेरेटिव प्लानिंग के अंदर, ओनली स्टेट प्लेस एन इकोनॉमिक रोल, ठीक है। स्टेट वाली चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 2 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ प्लानिंग। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है टाइप ऑफ प्लानिंग के बारे में। ग्लोबली मोस्ट कंट्रीज आर मिक्सड इकोनॉमीज विथ इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग। ग्लोबली जो मोस्ट कंट्रीज होती हैं उनमें कैसा टाइप का प्लानिंग देखने को मिलता है यार? इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट तो सही, हमसे सही तो पूछा गया है, सही हो जाएगा ए। सिस्टम प्लानिंग एम्फेसाइज ऑन सोशल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर टू रूल आउट द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? गलत है। नॉर्मेटिव प्लानिंग गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज टू अकम्प्लिश एस्टेब्लिश्ड गोल। गलत बात है यार, मोर इंपॉर्टेंस देता है। नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 वॉज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम प्लानिंग इन इंडिया। नहीं, जो प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बन गया यार। सो क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब स्पेशल प्लानिंग। हमको बात करनी स्पेशल। स्पेशल इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद स्पेस, a planning in which planner emphasize on the specific sector of the economy that is agriculture, industry और services। ना भाई सेक्टोरल या फिर स्पेशल प्लानिंग के अंदर, मतलब यहाँ पे जो ये प्लानिंग बोल रहा है ना, यहाँ पे ये स्पेशल प्लानिंग में देखने को नहीं मिलता, ये सेक्टोरल प्लानिंग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्टोरल प्लानिंग में जो हमारे पास है वो डिफरेंट सेक्टर्स में एम्फेसाइज करता है, लाइक इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। सो ये तो नहीं होगा स्पेशल प्लानिंग के बारे में, है ना। मेथड एंड अप्रोचेस यूज्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेथड एंड अप्रोचेस जो कि डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। यस, इट इज एग्जाम, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, या फिर ये डिस्क्राइब कर रहा है स्पेशल प्लानिंग को। स्पेशल प्लानिंग एम टू रेज रिवेन्यू, अटेन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विद टारगेट टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी। क्या ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा यार? हाँ ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है। तो ये जो प्लानिंग यहाँ पे बताया गया है, ये कौन से प्लानिंग की बात कर रहा है? ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। द प्लानिंग विच यूजेस फॉर द एफिशिएंट लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट ग्रोथ अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो
तो ये रीजनल प्लानिंग है भाई। जब रीजनल प्लानिंग डील्स विद द एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट ग्रोथ अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, दिस इज रीजनल प्लानिंग। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग देख लिए। हमने सेक्टोरल प्लानिंग की बात की, हमने स्पेशल प्लानिंग की बात की, हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात की, रीजनल प्लानिंग की बात की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंजीनियर स्टेटमैन एम विश्वेश्वरैया वॉज द फर्स्ट टू एडवोकेट द आइडिया ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, है ना। तो हमारे पास एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया था इंडिया के अंदर। तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ओके, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विश्वेश्वरैया प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है विश्वेश्वरैया प्लान की, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है यार। दिस प्लान वॉज फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। क्या विश्वेश्वरैया प्लान प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में आया था भाई? बिल्कुल सही बात है, 1934 में आया था और पहली बार यह ब्लूप्रिंट बनाया गया था, ठीक है। हर 10 साल के लिए प्रपोज किया गया था कि हम इस 10 साल में इनकम को डबल करेंगे कुछ चीज़ें करके, मेन एम्फेसाइज करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, है ना, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। द मेन आइडिया ऑफ दिस प्लान वाज टू इम्प्लीमेंट कमांड इकोनॉमी ड्यू टू एम विश्वेश्वरैया क्लोज एसोसिएशन विद द मैसूर स्टेट। गलत बात है यार, यहाँ पे कमांड इकोनॉमी की बात नहीं करते थे, है ना। यहाँ पे ये मेन फोकस जो करते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे फोकस करते थे। इनका जो एम था, पॉलिसी था कि हमको अवॉइड करना है कम्युनिस्टिक टेंडेंसी, दैट इज कम्युनिस्टिक टेंडेंसी मतलब जो कमांड इकोनॉमी है उसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट हमको ध्यान देना है। सो दिस इज इनकरेक्ट, वी फोकसेस ऑन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी and main emphasis is on what? Main emphasis is on industrialization. So करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल प्लानिंग कमेटी। NPC की बात करनी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करनी है, जो कि 1938 में सेटअप किया गया था। द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय द इनिशिएटिव ऑफ INC प्रेसिडेंट JL नेहरू इन 1938। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हमारे पास नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, बिकॉज हमारे पास ये जो था ना, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी को जवाहरलाल नेहरू का इनिशिएटिव नहीं बोल सकते, ये हमारे पास सुभाष चंद्र बोस का इनिशिएटिव है। JRD टाटा, GD बिरला ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल प्लानिंग कमेटी। बिल्कुल 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 इनको इन्वाइट किया गया था, है ना। M विश्वेश्वरैया को भी इन्वाइट किया गया था। NPC वॉज अ 30-member कमिटी डिवॉइड ऑफ एनी सब कमिटी हु फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी रिकमेंडेशन ड्यू टू इट्स लार्ज मेंबरशिप। देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास इसमें जो कमिटी थी, इट इज ये 30-member कमेटी नहीं थी, पहली बात ये 15-member कमेटी थी यार, ठीक है। एंड ये फेल हो गया था क्या? ना भाई, इतना फेल नहीं हुआ था, बिकॉज इट क्रिएटेड थ्रू आउट द कंट्री कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग का इसने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था यार, ठीक है। अब वो कैसे ला सकते हैं? देश की ग्रोथ तब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे, हम एम्फेसिस करेंगे फंडामेंटल चेंजेस में, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के चेंजेस में, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C, दैट इज 2 ओनली, सेकेंड इज ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द बॉम्बे प्लान विद द पॉपुलर, है ना, टाइटल ऑफ ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। जो टाइटल है ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रिपेयर्ड बाय अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है बॉम्बे प्लान की, तो बॉम्बे प्लान के बारे में थोड़ा बताओ यार, ये हमसे पूछा गया है। द बॉम्बे प्लान वॉज पब्लिश्ड अंडर द एडिटरशिप ऑफ जॉन मेथाई हु लेटर बिकेम द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट। गलत बात है, जो बॉम्बे प्लान था 1944-45 में बनाया गया था, एंड इसको जो एडिटरशिप में पब्लिश किया गया था, इट इज़ नॉट जॉन मैथाई, इट इज़
पुरुषोत्तम दास ठाकुर। There were evident conflicting views on the economic planning between the member of Bombay Plan and the National Planning Committee। कि ये सही है कि भाई हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ देखने को मिला था यार, है ना, मेंबर ऑफ बॉम्बे प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी के बीच में ना भाई ना, ये दोनों आपस में जाके बाद में मिल गए थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, द प्लान गेव प्रायोरिटी टू द बेसिक इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्लान है वो बेसिक इंडस्ट्रीज मतलब ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता था। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द नारायण अग्रवाल, इट प्रपोजल। ओके, हमसे पूछा क्या गया, विच ऑफ द अबव प्लान और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान आर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा प्लान एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड है भाई अबव स्टेटमेंट के द्वारा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नारायण अग्रवाल, its proposal were the opposite, okay, its proposal were the opposite of the one put forth by the Bombay plan, मतलब बॉम्बे प्लान के अपोजिट था। अभी हमने देखा भाई ये बॉम्बे प्लान एनपीसी बाद में जाके जुड़ गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये अपोजिट था इसके। ठीक है, एंड आइडियोलॉजिकली दिस प्लान वाज अगेंस्ट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर, तो ये अगेंस्ट था सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर के। तो ये क्या की बात कर रहा है यार? ये गांधीयन प्लान की बात कर रहा है, बिकॉज गांधीयन प्लान जो था ये बात करता था किसके बारे में? प्रमोट करना है कॉटेज को, विलेज लेवल इंडस्ट्रीज़ को, अनलाइक जो एनपीसी है दैट इज़ दी नेशनल प्लानिंग कमेटी या फिर बॉम्बे प्लान है जो कि सपोर्ट करता है हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ को। ये सपोर्ट करता था किसको भाई? रूरल, है ना, रूरल हमारे पास जो विलेज लेवल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। सो ये इसकी बात करता था। सो इट इज़ अपोजिट, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता था। बट जो हमारे पास जो बॉम्बे प्लान है या फिर जो नेशनल प्लानिंग एनपीसी जो है ना, हमारे पास जो एनपीसी है वो हमारे पास किसके बारे में बात करता था? टॉक्स अबाउट सेंट्रलाइज्ड मॉडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस, द स्लोगन, ये जो स्लोगन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस, ये जो स्लोगन है economic reforms with the slogan economic reforms with the human face, the slogan with which the economic reforms started in early 1990s also has the resonance of the people's plan. With reference to the people plan, consider the following statement। हमको बात किसी करनी है भाई, पीपल्स प्लान की बात करनी है, पीपल्स प्लान के बारे में चीज़ें बतानी है अपने को। It was formulated by the communist leader शौकत उस्मानी, ऐसे दंगे एंड मुजफ्फर अहमद। गलत बात है भाई, बिकॉज इसको जो हमारे पास फॉर्मुलेट किए थे वो कौन थे? रेडिकल कम्युनिस्ट थे, लाइक MN रॉय। ठीक है, नॉट शौकत उस्मानी। जो पीपल्स प्लान है उसको। Only the industrial sector was highlighted by the plan due to communist ideology importance to the industrial worker। ना भाई ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पे, है ना, हाईलाइट किया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट दोनों है, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सर्वोदया प्लान। हमको बात किसी करनी है, सर्वोदया प्लान की बात करनी है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1950 बाय द सोशलिस्ट लीडर राज नारायण हु लेटर वॉन द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट PM इंदिरा गांधी। क्या ये सही बात है भाई? बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज इट इज पब्लिश्ड बाय नॉट राज नारायण, इट इज जयनारायण प्रकाश, JP नारायण जो थे ना, जयप्रकाश नारायण। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। राज नारायण एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और ये JP नारायण ने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ केस जीता था, प्राइम मिनिस्टर, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस जिसकी वजह से इमरजेंसी लग गया था सब चीज़ वाला। दिस प्लान वाज आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस गांधीयन टेक्निक्स। बिल्कुल सही बात है, गांधीयन टेक्निक्स के साथ ये बहुत ज़्यादा
है ना, ये बहुत ज़्यादा उस पर इंस्पिरेशन लिया था उससे। दिस प्लान मेकर इज लेटर दिस प्लान मेकर इन लेटर टाइम्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी सेंट्रलाइजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान। बिल्कुल सही बात है। बाद में जेपी नारायण ने जो बीजेपी का जो एक तरह से आप समझ सकते हो कि न्यू रखी थी इन्होंने, ठीक है। सो ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था इंडियन इकोनॉमी में, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा बाद में। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, इसीलिए बाद में इसी के वजह से तो बाद में जाके पंचायती राज सिस्टम एक तरह से यहाँ पे डेवलप्ड हुआ। तो ये सही है। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यू टू द सीरियस फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन इन 1966 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक एन एनुअल प्लान। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज जो एनुअल प्लान था वो 1966 से 1969 तक चला था, 66 से 69 तक चला था, प्लान हॉलीडे बोला है ना। ये फूड शॉर्टेज की वजह से नहीं हुआ था यार, यहाँ पे जो चाइना ने जो हमला कर दिया था ना, उसको देखते हुए डिफीट बाय, या फिर वो फाइनेंशियल सिचुएशन हमारा कमज़ोर था, हमारे मॉरल हार चुके थे हम चाइना से हारने के बाद, उसके बाद ये लॉन्च किया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। द रूलिंग प्लान वॉज लॉन्च बाय द जनता गवर्नमेंट इन 1992 बाय टर्मिनेटिंग द 5th 5-year प्लान 1 year अहेड। देखो भाई, ये जो रूलिंग प्लान था वो 1977-78 में आया था, ठीक है। इसमें इट हैज़ नथिंग टू डील विथ रोलिंग प्लान एज ऑफ, मतलब जो रोलिंग प्लान है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग जो है हम लोग कर रहे थे अभी, जितने सर्वोदय प्लान हो गया, बॉम्बे प्लान हो गया, ये सब चीज़ें कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, ये 1990s में नहीं, 1977-78 में लॉन्च हुआ था, है ना। बट जो रूलिंग प्लान है वो 5th 5-year प्लान को नहीं बोलते यार, इट इज़ दी 6th 5-year प्लान, जो कि 1978 से 83 था, उसको कहा रोलिंग प्लान, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा या करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा 10 का D। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, इन 2015 द गवर्नमेंट अबॉलिश द प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेस इट बाय अ न्यू बॉडी दैट इज नीति आयोग। द एक्रोनिम नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ नीति आयोग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, नीति आयोग के फंक्शन की बात करनी है। The purpose proposes the limit of campaign expenditure per candidate to all parties। जो कैंपेन एक्सपेंडिचर होता है ना इलेक्शन के अंदर, उसको लिमिट करने की बात करता है कि ये नीति आयोग। भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? गलत है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पर्पस है, नॉट नीति आयोग। सो दिस इज इनकरेक्ट। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एक तरह से क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। विजन एंड सीनेरियो प्लानिंग करता है, बिल्कुल सही बात है। एक नेशनल एजेंडा बनाता है ये। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करता है। दी मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। देखो भाई, जो मेजर्स लिए आते हैं टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वो फाइनेंस कमीशन करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है यार। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइक है ना, हार्मोनाइजेशन करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। हमसे क्या पूछा गया है यार? हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? 2, 3 and 5 सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग। हमको बात करनी है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग की। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग की बात करनी है। इट विल हैव अ वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या इसका वाइस चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यार? नो, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 6 विल बी ऑन अ रोटेशनल बेसिस। देखो भाई, यहाँ पार्ट टाइम जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। एक्स ऑफिसो मेंबर maximum of 4 from the यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है यार। जो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? यहाँ पे एक्स ऑफिसो मेंबर 4 होने चाहिए, जो कि कौन अपॉइंट करेगा भाई? प्राइम मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो सब चीज़ें जो है नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमको बात किसकी करनी है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करनी है इन इंडिया। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बिल्कुल सही बात है यार। मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, ये भी सही बात है। सेल्फ रिलायंस भी एक ऑब्जेक्टिव है, इक्विटी ऑब्जेक्टिव है ना। तो क्या बूस्ट करना हमारे पास जो एक्सपोर्ट है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहा है? ये देखो भाई, बूस्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। एज इंडिया के अंदर उस समय क्या था भाई? क्लोज्ड इकोनॉमी था। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। पहले करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 14 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्वोदया प्लान एंड द बॉम्बे प्लान। हमने देखा है भाई अभी सर्वोदया प्लान एंड बॉम्बे प्लान रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। द सर्वोदया प्लान was drafted by जयप्रकाश नारायण, whereas the बॉम्बे प्लान was led by J.R.D. टाटा एंड जी.डी. बिरला। तो हमने देखा था कि, है ना, हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था जो सर्वोदया प्लान है उसको किसने बनाया था? उसको ड्राफ्ट किसने? J.P. नारायण ने किया था। एंड जो बॉम्बे प्लान है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, वो J.R.D. टाटा एंड जी.डी. बिरला ने बनाया था। बिल्कुल सही बात है। दिस सर्वोदया प्लान वाज मोस्ट सोशलिस्ट एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास बॉम्बे प्लान है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता था, तो सर्वोदया प्लान गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, और ये विलेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल टेक्सटाइल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता था। बॉम्बे प्लान वॉज मोर कैपिटलिस्ट एज इट primary objective was to achieve balanced economy and to raise the standard of living of the masses of population rapidly by doubling per capita। कि ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है यार। मेनली ये कैपिटलिस्टिक आइडिया की थी। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3। क्वेश्चन 15 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स। हमको 5 ईयर प्लान्स की बात करनी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल। कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो पीसी महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था यार। गलत है, बिकॉज जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, इट इज बेस्ड ऑन हायर-डोबन मॉडल। ओके 1951 से 1956 तक था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, वो किसके ऊपर बेस्ड था? महलनोबिस मॉडल पे, पीसी महलनोबिस मॉडल पे। तो ये बोलता है सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हायर-डोबन मॉडल, गलत है। एंड सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था इट इज बेस्ड ऑन महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर and second 5 year plan it focuses on industrialization or rapid industrialization। The third 5 year plan was also known as गडगिल योजना। क्या थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी कहते थे? बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट? बैलेंस्ड एंड रीजनल डेवलपमेंट की बात करता था। हमसे इन कैट पूछा गया है। इन कैट क्या हो जाएगा? A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच द फॉलोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन बाय द नीति आयोग सिंस इट्स इंसेप्शन। मतलब नीति आयोग के बनने के बाद उसने क्या क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए हैं, हमको ये पूछा गया है। क्या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या वो नीति आयोग का इंटरवेंशन से बना है भाई? हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है यार। अटल इनोवेशन मिशन भी बिल्कुल इसके बाद इसी के अंदर बना है, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को, कल्चर प्रमोट करने की बात करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 112 जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको क्विकली डेवलप करने की बात की जाती है। एंड उनके अमॉन्ग कंपटीशन करा के वहाँ पे मास डेवलपमेंट करने की बात होती है, जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है भाई। उसके बाद वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन हिमालयन रीजन प्रोग्राम, ये भी नीति आयोग का ही मिशन है यार।
ठीक है, ये भी नीति आयोग का ही मिशन है। एंड एक भारत सशस्त्र भारत, इट इज़ ऑल्सो अ मिशन ऑफ द नीति आयोग, याद रखना, इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग, जहाँ पे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात करते हैं, प्रमोट करने की बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, है ना। एंड जिससे क्या करेंगे, हमारे पास एक कल्चर कनेक्शन होगा यार, लैंग्वेज के रिलेटेड, लर्निंग के रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड, ट्रेडिशन के रिलेटेड। ओके, सो ये एक भारत सशस्त्र भारत की कॉन्सेप्ट जो है नीति आयोग ने ही दिया है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, ये भी नीति आयोग का ही प्रोग्राम है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वो किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था। इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग 1990s। हमको इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें जो कि इंडिया फेस करता है ड्यूरिंग 1990s। तो 1990s में हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था क्या? हाँ, बिल्कुल 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 फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था भाई। एंड व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट, हमको पता होना चाहिए भाई। जो बोरोइंग है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, बोरोइंग मतलब बोरोइंग के थ्रू हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा था, अराउंड 8% था यार। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था भाई, ज़्यादा मतलब हम लोन बहुत ज़्यादा लेते थे। ओके, एंड हाई इंपोर्ट कवर, क्या इंपोर्ट कवर हाई था? ना भाई ना, हमारे पास इंपोर्ट उतना ज़्यादा होता नहीं था, सो इंपोर्ट कवर इज़ लो। दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया was one of the verge of defaulting on its international debt obligation। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंजेस नहीं थे जिसकी वजह से हम कोलैप्स करने के कगार पे थे। एंड वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट, ये भी सही है क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट था यार। कितना था भाई? 10 से 8% तक था, जो कि आज हमारे पास RBI बोलती है कि 2 ± 4% होना चाहिए, दैट इज़ 4 to 6 होना चाहिए, सॉरी 4 ± 2% होना चाहिए, दैट इज़ 6 to 2 होना चाहिए। वो हमारे पास 8-10 था उस समय। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कि उस समय इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला ड्यूरिंग 1990s, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C 1 2 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू और विथ रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? ग्लोबलाइजेशन की बात करनी है। रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जब होता है, इंडिया का आदमी जो इंडियन IITian अमेरिका में काम करेगा, तो हमारे देश में जो लोग की कमी हो जाएगी, वहाँ पे उसके GDP कंट्रीब्यूट करेगा यार। तो क्या होता है यार, ग्लोबलाइजेशन से ब्रेन ड्रेन होता है क्या? बिल्कुल ब्रेन ड्रेन होता है, ठीक है। मतलब समझना, ग्लोबलाइजेशन, सपोज कोई देश, दूसरे देश का आदमी यहाँ से जाके वहाँ पे काम करता, वहाँ से वहाँ की जो कंपनी यही खोल दी तो यही काम कर लेगा, तो ब्रेन ड्रेन कम होगा ना, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, उसका डेवलपमेंट होता है यार। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन से, ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन से। एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़, एक प्रकार से इनइक्वालिटीज़ जो है वो रिड्यूस नहीं होती, इंक्रीज़ होती हैं, बिकॉज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना, वो बहुत ख़तरनाक तरीके से अफेक्ट होती है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ आने के साथ। सो consequences of globalization is C 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1991 में आया था, उसका मेन एम क्या है? मार्केट फोर्स वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, यही तो मेन एम था यार, ठीक है। प्राइवेट, हमारे पास क्या करना है, LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी। द गवर्नमेंट वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड डेवलपमेंट, नो नॉट द गवर्नमेंट, मार्केट फोर्सेज एंड द प्राइवेट सेक्टर, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। पब्लिक वुड ड्राइव द इकोनॉमी, नो 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 नो, द मेन रोल इज टुवर्ड एक्सपांडिंग द प्राइवेट सेक्टर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हमको बात किसी करनी है, इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के समय बात करनी है। तो हमसे पूछा गया इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, इम्पैक्ट क्या था कॉलोनियल रूल का? कमर्शियलाइजेशन हुआ क्या एग्रीकल्चर का यार?
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पे, याद रखना कमर्शियलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का बिकॉज वी सी दी लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, जिसमें इंडिगो था, कॉटन था, टी था, जिससे फूड ग्रेन जो था उसकी शॉर्टेज हो गई, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। पैसा के लिए ज़्यादा चीज़ें उगाने लगे भाई, खाने पीने के लिए कम। एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म, बिल्कुल सही बात है यार, जो परमानेंट सेटलमेंट महलवारी एंड रटवारी सिस्टम की वजह से जो इंटरमीडियरीज थे एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो था वो प्रमोट था, तो लैंडलॉर्डिज्म जो था वो राइज होकर देखने को मिला कॉलोनियल रूल के समय। एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री, जी बिल्कुल सही बात है, जो गरीब लोग थे और गरीब हो गए यार। ओके। एंड रूइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, जो लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जो वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ द चीप इंपोर्ट्स, जो कि मशीन मेड गुड्स ब्रिटेन से आते थे, उससे क्या हो गया, जो लोकल जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो रूइन हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया एक प्रकार से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला क्या? नो नो नो, कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं देखने को मिला। वो यहाँ पे इसीलिए लगाते थे खाना, मतलब इंडिगो या फिर कॉटन, बिकॉज यहाँ पे चीप लेबर था यार। फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो देखा भाई हमने क्या था, कैश क्रॉप ज़्यादा उगाते थे तो फूड ग्रेन तो होगा ही नहीं वैसे भी, तो इसीलिए तो फेमाइन आते थे यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब समझना है भाई, है ना, एक चक्कर चलता है, कैसे चलता है दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है। रॉ मटेरियल होगा, डिज़ाइन होगा, प्रोडक्शन होगा, रिटेल में जाएगा, कंजम्पशन होगा, रीयूज़ होगा, कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं, कलेक्शन होगा, रिसाइकलिंग होगा। इस प्रकार से होता है, जैसे कि डिज़ाइन हो गया, फिर प्रोडक्शन, फिर रिटेल में बिकेगा, फिर कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन के बाद अगर ख़राब हो गया तो रीयूज़ या फिर रिपेयर होगा, उसके बाद फिर ख़राब हो गया तो कलेक्ट कर लेंगे, रिसाइकल करेंगे एंड फिर डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइनिंग में यहाँ पे रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, साइकिल चलते जाता है। तो क्या बोला, दी प्रोडक्ट इन द सर्कुलर इकोनॉमी आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही बात है, जो प्रोडक्ट है ना वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप समझना, सपोज करो आपने एक अप्लायंस, मतलब एक ने कोई चीज़ को रिसाइकल कर लिया, सपोज करो एक बाल्टी को आपने रिसाइकल कर लिया डस्टबिन के फॉर्म में, तो जो आखिरी में जो फाइनल गुड है वो सबसे बेस्ट होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट होता है बेस्ट होता है फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू रिसाइकलिंग के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल सही बात है यार, आप वेस्ट को एक तरह से रिसाइकल कर ले तो जो डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम थी वो एक तरह से सॉल्व हो जाती है। द सर्कुलर इकोनॉमी हैज़ द पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आप चीज़ों को अगर रिसाइकल करें तो आप फेंकोगे कम, एंड फेंकोगे कम तो चीज़ें हमारे पास पॉल्यूट नहीं होंगी। तो एडवांटेज पूछा तो तीनों के तीनों यहाँ पे एडवांटेज हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ प्लानिंग। हमको टाइप ऑफ प्लानिंग की बात करनी है भाई, टाइप ऑफ प्लानिंग की बात करनी है। इम्पेरेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। कि सबसे जो शुरू जो क्वेश्चन देखा था वो इम्पेरेटिव प्लानिंग का था भाई, पहला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सही बात है, पहला क्वेश्चन जो था वो इम्पेरेटिव प्लानिंग के ऊपर था। एंड यहाँ पे हमने बात की थी कि एक न्यूमेरिकल टारगेट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टारगेट्स होते हैं, कि हम एक 10,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे, 20,000 किलोमीटर जो रोड बनाएंगे। सो इम्पेरेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। कि ये डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होता है यार, बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो इम्पेरेटिव प्लान होता है वो हमारे पास है ना, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय दी सेंट्रल अथॉरिटीज़। यहाँ प्लानिंग अथॉरिटीज़ डिसाइड करते हैं यार, डिसेंट्रलाइज मॉडल नहीं होता। दिस इज इनकरेक्ट। इन इंडिकेटिव प्लानिंग, ये इम्पेरेटिव प्लानिंग होगा, एक इंडिकेटिव प्लानिंग होता है। इन इंडिकेटिव प्लानिंग द प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी टू माइन्यूट डिटेल, सेट टारगेट्स एंड एडमिनिस्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो ऊपर बता दे रहा है, इम्पेरेटिव प्लानिंग का डेफिनेशन है। इंडिकेटिव प्लानिंग कैसा होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग की तरह से डिसेंट्रलाइज मॉडल होता है, ठीक है। हमारे पास ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, तो एक दूसरे को जो डेफिनेशन है वो एक्सचेंज कर दिया गया है यार, यहाँ पे ऐसा ही किया जाता है एग्जाम में भी, है ना। तो आपको दोनों की चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास इम्पेरेटिव प्लानिंग है वहाँ पे एक प्लानिंग अथॉरिटी होगी, इंडिकेटिव प्लानिंग में हमारे पास क्या होगा,
डिसेंट्रलाइजेशन। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई, प्लानिंग ऑथोरिटी। इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर हमारे पास एक शब्द को सोचना है, खोजना है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन देखते ही आपको क्या टिक लगाना है, इंडिकेटिव प्लानिंग। ओके तो इनकरेक्ट तो दोनों है भाई, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 22 का सी। 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में डिफरेंस बताना है। नीति आयोग हैज अडॉप्टेड एन बॉटम अप अप्रोच इन प्लानिंग विच इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द प्लानिंग कमीशन ट्रेडिशन ऑफ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग। कि ये सही है भाई, बिल्कुल 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 सही है, बिकॉज नीति आयोग ने एक बॉटम अप अप्रोच, ऐसे नीचे से हमारे पास ऊपर की तरफ डेवलप करने की बात की थी नीति आयोग ने, एंड हमारे पास जो प्लानिंग कमीशन था वो सेंटर पे नियम आता था, उसको लागू करता था। सो इट इज़ टॉप डाउन अप्रोच, एंड जो नीति आयोग है टॉक्स अबाउट बॉटम अप अप्रोच। नीति आयोग एन एडवाइजरी बॉडी और थिंक टैंक हैज़ द पावर टू एलोकेट फंड टू मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या नीति आयोग के पास ये पावर है कि वो फंड एलोकेट कर सके? ना भाई, इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट एडवाइजरी बॉडीज यार, पैसा तो नहीं एलोकेट कर सकते हैं यार, इतने पावर नहीं है इसके पास। नीति आयोग काउंसिल comprises of all the state chief minister along with the chief minister of the Delhi and Puducherry, lieutenant governor of all union territories, vice chairperson और vice chairman nominated by the prime minister। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों में डिफरेंस था, हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा B2 ओनली, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें हैं यार। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग महलनोबिस मॉडल। तो याद रखना, पहला जो था, पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट इज़ बेस्ड ऑन, हमने देखा हारा-डोमन मॉडल, एंड सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो इट इज़ बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल, एंड हारा-डोमन मॉडल फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, एंड पीसी महलनोबिस मॉडल फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। द महलनोबिस मॉडल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ द काइनेशियन एग्रीगेट्स। कि जो महलनोबिस मॉडल था वो काइनेशियन एग्रीगेट के ऊपर बेस्ड था भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बात करता है इनकम की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की एंड कंजम्पशन की। महलनोबिस एम्फेसिस ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज वाज आल्सो ड्यू टू हिज ऑब्जेक्टिव एनेबलिंग द इकोनॉमी टू स्टॉप इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन कैपिटल इक्विपमेंट एंड मशीन। कि ये सही है भाई, बिल्कुल 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 सही बात है। इस तरह से यहाँ पे चाहते थे कि इम्पोर्ट को कम करें, हैवी मशीन्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें। The plan was devised to enable India to industrialize under the condition of stagnant and slow growing export। बिल्कुल सही बात है, ये प्लान इसलिए बनाया था कि इंडिया को क्या कर पाए, हम इंडस्ट्रियलाइज कर पाए भी, जो स्लो ग्रोथ चल रहा है उसको देखते हुए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यार डी। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी देखता है ना, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फिजिकल पॉलिसी देखता है। सो आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया विथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो याद रखना, आरबीआई का मेन काम क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग माइंड दी ग्रोथ। तो इट इज़ स्टेबिलिटी ज़्यादा ध्यान देना है ग्रोथ के मुकाबले, सो स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ याद रखना। इट इज़ on the basis of its assessment of the monetary policy stance that a central bank calibrate its action in which the following stance more likely to cut down the interest rate। इनमें से कौन से स्टांस में कट डाउन हो जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो एकोमोडेटिव स्टांस में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, है ना। इसमें एकोमोडेटिव स्टांस मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सपांड करना चाहता है मनी सप्लाई को, तो कट डाउन करता है इंटरेस्ट रेट को। सो रेट हाइक जो होता है वो रूल आउट होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कट द इंटरेस्ट रेट। न्यूट्रल स्टांस में सेंट्रल बैंक जो होता है कट भी नहीं करता, इंक्रीज भी नहीं करता। सो हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट लाइकली टू कट द इंटरेस्ट रेट। आरबीआई इज कट टू इंटरेस्ट रेट। न्यूट्रल स्टांस में सेंट्रल बैंक कैन आइदर कट और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इसको तब अडॉप्ट किया था जब हमारे पास पॉलिसी की जो प्रायोरिटी है
इज इक्वल ऑन बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो सीन। हॉकिस स्टांस में हमारे पास क्या किया जाता है भाई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मनी सप्लाई को उधर से बढ़ाना चाह रहे हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मतलब सिंपल सी बात है भाई, इंटरेस्ट को कम करेंगे यहाँ पे, तो करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। ओके, तो हमने क्वेश्चन देखे भाई प्लानिंग से, ठीक है।